नरेंद्र मोदी जी आपके लिए एक प्रेरणा रहे। हमारे लिए प्रेरणा नहीं, हम तो चाहते हैं कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा है वो नरेंद्र मोदी जी। जब जब युवा उठने की कोशिश करता है तो युवा पे एक एंटी नेशनल का भी टैग लग रहा है। इस बार जो आने वाला है उनका सीट जो भाजपा से ज्यादा आने वाला है, जदयू को इस बार आप लिख लीजिए। प्रशांत किशोर जी, सम्राट चौधरी जी, इन दोनों में काफी तू में हो रही है जी। कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। ये नौसिखिया नेता है, पूरे देश को लूट के आया है। लेकिन पलायन का मुद्दा तो जनसुराज ने उठाया। असेंबली का 3 सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या है? देखिए, जल जमाव का समस्या बना हुआ है, पलायन रोकना है। तीसरा मुद्दा है आपको अर्थव्यवस्था। आज हम लोग आ रखे हैं सारण जिला के सोनपुर विधानसभा में, और यहाँ पर एक बहुत ही खास व्यक्ति से हम लोग मिल रहे हैं और उनसे ग्रास रूट लेवल पे जानने की कोशिश करेंगे। एक यूथ लीडर है। हमारे जो पॉडकास्ट में आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अमर कुमार जी उर्फ बाबा राजपूत। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। अरे धन्यवाद, आपका भी आभार जो आप आए हैं हमारे यहाँ पर शूट करने के लिए। बहुत अच्छा लगा, दिल से आभार आपको जी। तो सर, ये बाबा राजपूत नाम के पीछे क्या कहानी है? बाबा राजपूत नाम के पीछे कहानियां हैं कि मैं शुरू से था कि मैं छात्र जीवन में भी नेता रहा। अच्छा। हाँ, मैं शुरुआत वहीं से करते आया और उसके बाद कई ऐसे घटनाएं हुई स्कूल लाइफ में। इस कारण से मुझे लोग बाबा बाबा एक नेता के रूप में देखने लगे। अच्छा। और अभी भी कोई भी है, मैं बहुत अपने साथियों का मतलब हौसला, हमारे जितने भी टच में हैं लोग, वो जानते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकता है। अच्छा। तो इस कारण से मुझे अब बाबा बाबा का उपाधि दिया गया और मैं राजपूत हूँ, तो इस कारण से मुझे सब लोग पुकारने लगे बाबा राजपूत के नाम से। अच्छा, तो अब जैसे आपका थोड़ा पॉलिटिकल करियर के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी आप करंट बीजेपी में जिला उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आपकी जो एज है वो काफी यंग है आप, और इस एज पे इस लेवल की जिम्मेदारी, उसका कैसा पाथ रहा है? क्योंकि लोगों की उम्र बीत जाती है आपको जो बीजेपी के संगठन में अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए। अभी मैं वर्तमान में पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा। मैं बता रहा हूँ। हाँ, और ये राजनीति संघर्ष बहुत लंबा रहा। मैं कम से कम लगता है कि 2014 से एक किसी कार्य से जुड़ा था, पार्टी से, एमपी से जुड़ा, सांसद से जुड़ा। हाँ। और उसके बाद यहाँ तक मुझे वो लाए हैं। अच्छा। हाँ, ये गतिविधियाँ बढ़ती रही है, हर जगह पर मैं अपना फोकस करते रहा। और संगठन का बहुत बड़ा संगठन है, संगठन को समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। और ये संगठन समझिए कि बिहार सरकार में बदलाव लाने के लिए किया जा रहा है। अच्छा। ये संगठन एनडीए का भी यही मत है। ऊपर में केंद्र में जो बैठे हुए नेतागण, उनका भी यही है कि बिहार में बदलाव आना चाहिए। जो अभी तक चल रहा था उसको बदलना है, और ये बदलने की कोशिश की जा रही है। तो फिर जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, बीजेपी के अलावा भी बहुत सारे अलग अलग पार्टी है डिफरेंट विचारधारा की। तो एक यूथ जो कि एक एक्सट्रीम राइट आइडियोलॉजी से जुड़ रहा है, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या है? मतलब क्योंकि सबसे पहले एक इंसान एक विचारधारा से जुड़ता है, उस विचारधारा के थ्रू उसकी राजनीति की शुरुआत होती है। तो आपकी राजनीति की शुरुआत बीजेपी के विचारधारा से क्यों हुआ? क्या प्रेरणा थी इसमें? मैं 2014 में, सबसे आपको ही पता होगा, अभी तक में सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनसे मैं काफी प्रभावित था। जब वो चुनाव में गुजरात के जब वो सीएम रहे थे, तब से मैं उनको जानता था, उनके बारे में समझ रहा था। अच्छा। और वो कैसे प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद मेरा थोड़ा उनके तरफ था, उनके प्रभावी बातों का मेरे पर प्रभाव काफी पड़ा। मैं वो जब 2014 में आए हुए थे चुनाव में, तो वो गांधी मैदान में सभा रखा गया था। उस सभा में भी मैं गया था जहां भद्दर मचा हुआ था। अच्छा। उनको देखने के लिए गया था। अच्छा। सोचिए, इतना मेरे पास उत्साह था। मेरे साथ सैकड़ों लड़के रहते। उस समय मैं पटना में पढ़ाई करता था। अच्छा। रूम पर रहता था। सारण जिला के थे और सब छात्रों और सब जिलाओं से भी थे। तो जिला में होने के कारण सभी लोगों को मैं लेके गया था और देखा था सभा। बहुत अच्छा लगा था मुझे वो। तो वहीं से मेरा झुकाव हो गया कि मैं भाजपा का, या भाजपा ही कहिए, आपकी भाषा में आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं। जी। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी आपके लिए एक प्रेरणा रहे जिससे आप बीजेपी में जुड़े? नहीं, हमारे लिए प्रेरणा नहीं, हम तो चाहते हैं कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा है वो नरेंद्र मोदी जी। और आप भी जान ही रहे हैं उनके बारे में। ये आज जो विकास के जो लाइन पर खड़ा है भारत देश, जो इतना ऊंचाई पर पहुंचा है,
आज देखिए कि आप सबसे ज्यादा हम लोग स्ट्रांग हैं यहाँ पर। अब हमें किसी की बात का डर नहीं लगता है, कहीं भी जनरल राज नहीं है। आप खुलेआम घूम सकते हैं बिहार में, आपको कुछ नहीं हो रहा, पूरे प्रशासन टाइट है। तो प्रशासन से जैसे एक यूथ का बिहार में जब हम लोग बहुत ज्यादा अलग अलग जगह पे घूम रहे थे, तो युवा के जो मुद्दे हैं और युवा का जो प्रशासन से आपको एक रिलेशन है, वो बहुत ज्यादा हैप्पी नोट पे नहीं है। अभी अगर आपने देखा होगा कि जब एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो युवाओं पे लाठी चार्ज हुआ था। इसके अलावा जब जब युवा उठने की कोशिश करता है, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो अलग अलग स्टेट में भी हो, तो युवा पे एक एंटी नेशनल का भी टैग लग रहा है। और इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बहुत युवा इस वजह से राजनीति पे आने से डरने भी लग गए हैं। मैं मानता हूँ, अभी भी एक घटना हुआ है पास्ट में, अमनौर विधानसभा का घटना है, उसमें भी जातिवाद का रूप ले चुका है। और ये चीज होता है कि युवा राजनीति में आने से डरते हैं, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वो बैठे हुए हैं आपको, और आगे बढ़ने कोई देना नहीं चाहता है राजनीति। तो अपने संघर्ष के जीवन से ही आगे बढ़ते हैं लोग, और मैं भी उसी तरह से बढ़ रहा हूँ। और युवाओं का बात जो है, युवाओं का भी सबसे बड़ा मसला है रोजगार। मैं बहुत सैकड़ों युवाओं के बीच में रहता हूँ, मैं लगता है कि 1 से लेके 5 लाख लोगों से मिल चुका हूँ अभी तक। पूरा घूमते रहता हूँ मैं, कहीं भी एक जगह नहीं रहता हूँ। मिलने के बाद मुझे जितना युवा से मिले, मुझे यही समझ में आया है कि युवा के पास रोजगार नहीं है, और इस कारण से वो किसी घटना में सम्मिलित हो जाते हैं और आपराधिक छवि भी उनके हो जाते हैं। तो लेकिन फिर तो सरकार सेंटर में भी आपकी है, स्टेट में भी आपकी है, और रोजगार का मुद्दा तो आप एज अ युवा आपको पता भी है इतना ज्यादा है, तो फिर क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा? ये तो बहुत मुश्किल या रॉकेट साइंस पिछले बार भी यही बात बोला था कि रोजगार है पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। वही होता है कि जितना होना चाहिए जनसंख्या के मामले में उतना नहीं है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल में ही नियुक्ति पत्र बांटा है, हमेशा होते रहता है। तो नौकरियां तो ले रहे हैं लोग, आप हमेशा फेसबुक सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि मेरी भतीजी ने ये ज्वाइन किया, ये हो रहे हैं, तो होती है नौकरियां, पर उस पर्याप्त मात्रा में नहीं है। लेकिन अभी कुछ समय लगेगा। मैं सभी जनता को बोलना चाहूँगा, अपने एनडीए के जितने भी समर्थक हैं जो वोट देते हैं, और उनको बताऊंगा मैं कि आप इस बार थोड़ा मन बनाएंगे तो बदलाव हो जाएगा। और मन बनाने से ही होता है। आपने इतने बार मौका दिया है, इस बार भी बिहार में बदलाव के लिए एक बार आप मौका दे तो वो उचित होगा। तो फिर अब थोड़ी सी मुझे किससे आप अपने जब युवा नेता बन रहे थे, तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक बीजेपी का युवा नेता, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सेंटर में भी आपको 10 साल से ज्यादा रह चुकी है, ठीक है। उनका संगठन अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा ग्रास रूट पे है, जो कि एक एक्सेप्टेड नॉर्म है पूरे कंट्री में। तो एक युवा नेता जो बीजेपी का है, उसका दिनचर्या कैसा होता है? मतलब आपको तो हर दिन कोई ना कोई आके मालिश करता है? नहीं, मालिश वालिश नहीं करते हैं, लेकिन हाँ लोगों का रहता है कि आते हैं, अपना समय निकालना पड़ता है उनके लिए, बड़ा कठिन होता है। सारा दायित्व तो अकेले संभालना हो नहीं पाता है। कभी आप देखे नहीं, यहाँ पर जो आप बैठे हुए हैं, सुबह में लोग आके बैठते हैं, घंटों बैठते हैं, कभी शाम में रेगुलर फोन कॉल्स आते रहते हैं, तो समय निकाल के अपना करता रहता हूँ। वही दिनचर्या बीतता है मेरा, कहीं यहाँ चाय पी लेते हैं, कहीं वहाँ खा लेते हैं। घर का खाना ऐसे ही रह जाता है, वो फ्रिज में ही रह जाता है, और हम अपना इधर उधर खा के अपना करते रहते हैं, संघर्ष कर रहे हैं जीवन में। बाकी आपके क्षेत्र में मैं अभी जैसे घूम रहा था, तो कुछ लड़कों से मैंने बात करी, तो लड़के आपके बारे में मतलब काफी फैन से हैं, और बोलते हैं कि प्रशासन तो बहुत डरता है भैया जी से। तो क्या भैया जी यहाँ के क्या थोड़ा माफिया तो नहीं, मेरे छवि को अब वैसा पिछला पॉडकास्ट जो रिलीज हुआ है उससे मुझे काफी बदलाव देखने को मिला है। अच्छा। और मैं क्षेत्र में गया हूँ तो अब दूसरे नजर से लोग देख रहे हैं कि अरे भाई काम कर दो, नहीं तो भाई इसका दूसरा ये है। तो नहीं, वैसा नहीं है। मैं बहुत अच्छे से निवेदन करता हूँ, अधिकारी हो, प्रशासन के हो, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो, एसपी हो, डीएसपी हो, आईजी हो, मतलब किसी भी लेवल में हो, कहीं के भी अधिकारी हो, उनको निवेदन करता हूँ कि हमारे भाई के, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता के काम है, उनको निवेदन पूर्वक कर दीजिए, तो वो हो जाता है काम। तो लोग को लगता है कि भैया का दमन गई है। लेकिन फिर इसमें कभी कभी ऐसा नहीं होता कि आपका मतलब दुश्मनी भी बढ़ जाता हो
प्रशासन से दुश्मनी तो दुश्मनी जब आप बोले हैं तो मैंने देखा है, मुझे याद आने लगे हैं, मतलब कि हर विधानसभा में कोई ना कोई है ही और रहते हैं, लेकिन काफी अच्छे मित्र हैं। कोई ऐसा नहीं है, मैं खुलेआम घूमता हूँ, बिना बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी के घूमता हूँ। अच्छा। कभी आज तक मुझे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ना आगे होने वाला है। होता है तो जनता जानती है कि मैं कैसा हूँ। बाकी आपका जो ये असेंबली है, इस असेंबली का 3 सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से क्या है, जो कि सबसे प्रायोरिटी में ठीक होना चाहिए? देखिए, जल जमाव का समस्या बना हुआ है, मैं देख रहा हूँ, चाहे वो छपरा विधानसभा में हो, चाहे सोनपुर विधानसभा में हो, तो उससे पार पाएंगे। और युवा को भी लाना है, रोजगार देना है, पलायन रोकना है। पलायन इस बार रुकेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि पलायन रुकने वाला है। लेकिन पलायन का मुद्दा तो जनसुराज ने उठाया, तो आप लोग सोच रहे हैं कि पलायन रोकना है, नहीं, जनसुराज 10 साल से तो पलायन रोकना चाहिए ही था ना। तो रोका जा रहा है, वो पलायन का शब्द दे के वो पॉपुलर हो रहा है। आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, सब हवा है, ठीक है। ये अच्छा। विधानसभा का चुनाव हो रहा, फिर मिलिएगा हमसे, आपसे बात करेंगे कि कितना सीट जीते हैं 243 विधानसभा पर, ठीक तो है। आपको क्या लग रहा है, कितना सीट निकालेंगे प्रसाद किशोर जी? क्या सीट क्या है वो तो हम बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल ने हो सकता है सरकार बना लिए थे, तो अब हम उस पर कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन बिहार की जनता बहुत चालू है। बिहार की जनता बहुत तेज है, समझदार है, पढ़े लिखे हो रहे हैं। पहले वाले नहीं है कि आप बहला फुसला के हमसे वोट ले लीजिएगा, अब नहीं देने वाली है बिहार तो क्या की जनता। पैसा से वोट ले गए अब? नहीं, पैसा से वोट कोई देने वाला नहीं है, पैसा भी रख लेगा, वोट भी नहीं देगा। सारे लोग सुन रहे हैं, सारे लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, जब यहाँ इस बार स्वच्छ छवि के जो आदमी होंगे, पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, और एनडीए के प्रत्याशियों का नाम भी घोषणा वैसे ही होगा। देखिएगा, इस बार पार्टी ने इतना दिन लगाया है, तो इस बार हो रहा है कि नहीं, इस बार बिहार में बदलाव किया जाए। अच्छा, लेकिन आपने नंबर तब भी नहीं बताया प्रशांत किशोर जी का, मतलब ऐसे सेफ थोड़ी ना खेल लेते। नंबर क्या बोला जाए, इलेक्शन के बाद भी हम तो मिलूंगा बता ना रहे हैं आपको। कि वो तो नाराज थे कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो ऐसे करके वो आए हैं चुनाव लड़ने के लिए और दावेदारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिएगा, बिहार सरकार में कोई बड़े पद पर वो रहेंगे, किसी न किसी के साथ मिलके वो सरकार बनाने वाले हैं, मैं बोल सकता हूँ ये बात को। बाकी अभी जैसे प्रशांत किशोर जी, सम्राट चौधरी जी, इन दोनों में काफी तू मैं हो रही है जी, उस पे आपका क्या टिप्पणी है? टिप्पणी कुछ नहीं है। हम आर.के. सिंह सांसद भी माननीय बोले हैं, वो आरा के आप सुने होंगे कि अगर ऐसा कोई बात, कोई आरोप लगा रहा है तो उसका खंडन कीजिए, इनका मार्कशीट आप दिखाकर उसका बात को हटा दीजिए। वो ये राजनीति का कभी मुद्दा नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है। मैं भी राजनीति करता हूँ, कि आप पढ़े लिखे हैं नहीं, अरे आपको आज पता चल रहा है, उस समय भी तो आप जानते थे ये चीज को। वो आज से तो राजनीति में नहीं है माननीय सम्राट चौधरी जी, पहले से है। और आज आप राजनीति में आए हैं चुनाव जीतने के लिए, आप उन्हीं के साथ रहकर और उन्हीं के साथ आप गलत कर रहे हैं, ये तो दोगलापन हुआ। अच्छा, नहीं तो फिर आपको सीएम साहब के साथ भी चीजें रही है? नहीं तो है, सब बता रहा हूँ ना। आप मेरे साथ रह के आप फिर कल के डेट में बोल रहे हैं कि अरे ये है वो है, तो वो चीज गलत है। आप मुद्दा उठाइए ना, आपका मुद्दा सही था पलायन वाला में, मैं समर्थन करता हूँ। आपने मुद्दा उठाया है, आपने प्रत्याशियों के नाम बांटे हैं, चलिए सही है, लेकिन वही तो आपने गेम किया, बताया कि मैं कार्यकर्ता को टिकट दूंगा। कितने प्रत्याशी हैं और सबको मुझे पता है कि कितने में बिका है, ये तो आपको ही पता है कि रातों में करोड़ों का खेल हो गया है। 241 करोड़ बताते हैं, अब लगता है 243 विधानसभा है, तो उसी के आसपास का रेशियो है। देख लीजिए 1 करोड़ है कि क्या है, आप गणित लगा सकते हैं। जनता तेज है, जनता जान रही है। अच्छा, जैसे आपने अभी पलायन का मुद्दा बता दिया, दूसरा आपने पानी का एक मुद्दा बता दिया, तीसरा मुद्दा क्या है फिर सारन का? तीसरा मुद्दा है आपको जो अर्थव्यवस्था है, जैसे जो भी अभी स्थापित किया गया है, सब कुछ हो रहा है, पर कुछ ठेकेदारों के गलतियों के कारण वो उस लेवल में नहीं पहुंच पा रहे हैं। सारा सुविधा दिया जाता है सरकार के द्वारा, लाइट का हो सुविधा, ओवरब्रिज का सुविधा हो, पर ठेकेदारों के कारण मिली भरत वो आरोप लग जाता है कि नेता ऐसे कर दिए वैसे कर दिए। वैसा कोई बात नहीं है। कोई भी नेता नहीं चाहता है कि मेरे क्षेत्र का सड़क अच्छा ना हो, कोई भी नेता नहीं चाहता है कि मेरे क्षेत्र की जनता को पानी के लिए दिक्कत हो जाए, चाहे जल जमाव हो जाए। लेकिन वैसा स्थिति बना हुआ है, उसकी भी भरपाई हो रही है, जांच हो रही है, और कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। इस बार अगर सरकार बनती है तो आपको एक नया बिहार देखने को मिलेगा। बाकी मैं जब आपका पेज भी देख रहा था, तो कुछ प्रिडिक्शंस आपने पहले किए थे जो बाद में सही साबित हुए थे। हाँ, तो प्रिडिक्शन तो इसका क्या मतलब, इंटरनल आपको सेटिंग वेटिंग तो नहीं नहीं, किया कि आपको नहीं, बता दिया मैं जाता लोगों है? के बीच में रहता हूँ। मैं अच्छा। बताता हूँ, मैं कौन नेता लोग के बीच में रहते हैं कि सिर्फ चुनाव के समय में आके आप बीच में रहते हैं। मैं हमेशा रहता हूँ, 24 घंटा रहता हूँ।
मेरी अच्छा। कोई समय सारणी नहीं है कि मैं रात में 11 बजे पहुंच जाऊंगा। 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, सोने का भी ठीक नहीं रहता है। तो वही चीज है हमारा, उसी पर अब देखना है आगे कैसे करके करना है। तो अभी का कुछ प्रेडिक्शन कीजिए अपने क्षेत्र का और बिहार का। प्रेडिक्शन हम क्या करें, हम बता रहे हैं कि अब हमारे 2-3 विधानसभा पर है जहां पर हो रहा है कि एनडीए के 2 ही प्रत्याशी आपस में भिड़ रहे हैं कि मुझे टिकट चाहिए, मुझे टिकट चाहिए। तो इस पर पार्टी को भी विचार करना चाहिए, और नहीं तो नुकसान होगा। बाकी एक चीज जो मैंने सारे पार्टियों में देखी है कि जब वो टिकट लेट अनाउंस करते हैं तो बहुत सारे प्रत्याशियों ने बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर दिया होता है और बहुत मेहनत खर्च कर दिया होता है, और लास्ट टाइम में बैक ऑफ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, और इस वजह से इंटरनली ही लोग एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं। इसके ऊपर आपका क्या वो है, क्योंकि आप तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में है, और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, पार्टी पहले प्रत्याशियों को खर्च करने के लिए नहीं करती है, ना पार्टी कोई डोनेशन लेती है। प्रशांत किशोर लिए होंगे, मुझे नहीं जानकारी है उनके बारे में, लेकिन हम भाजपा के हैं तो इनका बात बता सकते हैं, ये कभी नहीं लेते हैं पैसा। अच्छे कैंडिडेट जो होते हैं उनको चुन के दिया जाता है, भले वो हार जाए वो अलग बात होता है, लेकिन पार्टी अपने हिसाब से अपने क्षमता के अनुसार अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है, और उसी पर वो चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं विधायक। और देखिए ना, सरकार तो बन ही रही है ना, सरकार में तो हम लोग हैं ही ना, अब फिर इस बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले हैं। अच्छा, तो क्या नीतीश जी वापस से सीएम होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा। नीतीश जी ही सीएम होंगे, उनसे अच्छा किसी ने बिहार को समझा नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा माइंडसेट है। कभी उनसे आप मिलिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं वो बिहार के बारे में वाकई में सोचते हैं, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं। वो सभी जानते हैं, सभी बैठे बैठे चीजों को जानते हैं और बिहार के बारे में सोचते हैं कि वहां का हुआ कि नहीं। पर्सनली फोन करके डीएम साहब से वो बात करते हैं कि वो काम में विलम्ब क्यों हो रहा है। बाकी जब बिहार में अभी बीजेपी जो एनडीए गठबंधन है उसमें लीड आपको नीतीश जी की पार्टी कर रही है, क्या आने वाले दौर में हम ये देखेंगे कि जो मेन फेस हो जाएगा वो बीजेपी का हो जाएगा? होना जैसे चाहिए। अभी मान लीजिए हम महागठबंधन की भी बात करें तो अनऑफिशियली भी लीड आपको आरजेडी कर रही है, ठीक है, और बाकी की पार्टीज उनके साथ है वैसे ही। लेकिन अभी जो एनडीए है बिहार का स्पेसिफिकली, उसमें बीजेपी नहीं जेडीयू को लीड पे रखा जा रहा है, और बट अब बीजेपी और जेडीयू बहुत ज्यादा कंपटीशन में है, तो इसका तो बैकफायर भी हो सकता है। कोई बैकफायर नहीं हो रहा। देखिए, हम लोग एनडीए के साथी हैं और माननीय नीतीश कुमार जी को मजबूरी में नहीं स्वीकारते हैं, वो जरूरी है बिहार के लिए। लोगों को लग रहा है कि मजबूरी है, उनका बोलता है लोग कि दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, आरोप है चुनाव में इधर उधर मुद्दा हटाने का। उन्होंने जो किया है, विकास किया है, वो सब दिख रहा है और वो धरातल पर है। वो बहुत, इस बार जो आने वाला है उनका सीट, जो पिछले बार का था सीट, उससे ज्यादा अनुमान आने वाला है जदयू को। अच्छा। भाजपा से ज्यादा आने वाला है जदयू को, इस बार आप लिख लीजिए। अच्छा, चलिए एक प्रेडिक्शन तो एटलीस्ट आपने करा है। हाँ, वो आपने बोलवा लिया है, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने जिद किया है तो मुझे बोलना पड़ा है। लेकिन बहुत सारे नेताओं को मैंने ये देखा है कि जब वो जीत जाते हैं, ठीक है, तो फिर वो लोगों को भूल जाते हैं, जो लोग ने अपना खून पसीना बहाया है, कुर्बानियां भी दी है उनके लिए। तो आप आज उभर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप क्यों वैसे नहीं बदलेंगे? क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेगा कि नहीं मैं तो नहीं बदलूंगा, पर आपको क्या लगता है कि क्या कारण होगा जिसकी वजह से आप नहीं बदल सकते? ये बात तो थोड़ा सच्चाई है, आपने बोला है। मैं देखा हूँ कि क्षेत्र में जब चुनाव आता है तभी नेता अपना चेहरा दिखाता है, और चेहरा दिखाता है, वोट लेता है और चला जाता है। फिर विधायक जी के पास जाइए, उनके दुआरी पर, कहाँ है तो पटना में है, कहाँ है तो दिल्ली में है। तो ये चीज तो है, मैं मानता हूँ। और मेरे में क्या खास बात है, मैं 26 साल की उम्र में चुनाव लड़ा हूँ, पंचायती चुनाव, मुखिया था, पूरे प्रत्याशी रहा हूँ। तो मैं देखा हूँ आज भी उस समय जो लड़के थे हमारे साथ, जो सहयोग किए हुए थे उस समय के जो थे, आज भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। और मैं आज तक सभी से जुड़ा हुआ हूँ, सभी का काम करवाते रहता हूँ। ये तो मेरे, आप जाके क्षेत्र में पूछिएगा, मेरे मित्रों से पूछिएगा तो वो बोल रहे हैं कि बदलने वाला नहीं है, ये विकास लाने वाला, ये बदलाव लाने वाला आदमी है। अगर कभी ऐसा लगे कि पार्टी का जो आइडियोलॉजी है और आपकी खुद की जो विचारधारा है वो अलग हो, तो क्या कीजिएगा?
पार्टी की आइडियोलॉजी से ही अभी तक काम करता रहा। नहीं, आ रहा कभी हूं। एक ऐसा सिचुएशन मान लेते हैं कि आपको लग रहा है कि पार्टी का ये डिसीजन गलत है, तो क्या डिसीजन कीजिएगा? गलत रहता है तो मैं बोलता हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मांझी विधानसभा के बारे में आप नहीं जान रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। तो वहाँ एक एनडीए के प्रत्याशी है जो हमारे ही जैसा कार्यकर्ता रहे हुए हैं और काफी दिनों से वो लगे हुए हैं। पिछले बार 30,000 प्लस निर्दलीय वोट लाए हुए हैं। उनके बाद भी अगर पार्टी नहीं सोचती है उनके बारे में टिकट देने के लिए तो गलत होगा। गलत हो रहा तो उसका परिणाम पार्टी को ही झेलना पड़ेगा, किसी और को नहीं झेलना पड़ेगा। वो सदन भेजने लायक है, वो जनता के बीच में रहता है। मैं अभी भी मांझी के विधानसभा की जनता को कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक बार विचार कीजिए। अब विचार करके इस बार मांझी के बेटा को जिताइए। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। बोलना पड़ता है क्योंकि मैंने संघर्ष देखा है। वो आदमी ये बीच में रहता है कार्यकर्ताओं के, कोई लोभ नहीं है। दिन भर अपना जो समाज सेवा करता है वो जानता है कि समाज सेवा क्या होता है। बाकी एक युवा नेता बनते कैसे? मान लीजिए अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहा है कोई और चाहता है राजनीति में आना, और बिहार की राजनीति बहुत ही अलग है, ठीक है, तो क्या ये कोई एक फिक्स रोड मैप है जो उसको फॉलो करना चाहिए? कुछ नहीं है, जनता को समझ जाइए। आप सब समझ जाइए, जनता मूड में है इस बार सरकार बनाने के। अगर आप सोच लेते हैं जनता से, अगर आप जनता के बीच में रहते हैं तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि कैसे युवा नेता बनना है। उनके बीच में बहुत सारी समस्या, हर घर में समस्या है। आप जाके घूम के तो देखिए। आपको बोले तो एक घर में 10-10 समस्याएं हैं। आप उनके पास बैठिएगा तो उसका निदान होगा और आपको समझ जाए कि ये नेता आगे बढ़ाते हैं लोग। मैंने उसी तरह से प्रयास करते हुए, मैं कभी भी विधानसभा नहीं देखता हूँ कि मेरे विधानसभा का लड़का है, मेरे परिचित है इसलिए इसका काम करवाऊं। नहीं, मैं अनजान नंबर का फोन उठा के IGMS में बेड दिलवा देता हूँ जहाँ बड़े बड़े नेता पिटा जाते हैं। अच्छा, जाते हैं भौकाली बनाते हैं कि हमको मारा गया है, पीटा गया है। वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। मंडल पांडे जी खुद बता रहा हूँ, वो स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी कितने कार्य किए हुए हैं और आसानी से वो अपने फोन कॉल पर बात कर लेते हैं। वो खुद बात करते हैं और जब जरूरत पड़ता है वो कार्यकर्ता हो चाहे नहीं हो, उनको जानता हो चाहे नहीं जानता हो, उसको बेड दिलवाते हैं जब ऐसा आवश्यकता रहता है। बेड की संख्या कम है। मैं आज भी बोल रहा हूँ, बिहार सरकार को बोल रहा हूँ, जनता को भी ये बात समझनी चाहिए कि बेड की संख्या कम है, लेकिन इस सरकार के बाद बेड की संख्या भी बढ़ेगी और भी सरकारी अस्पतालों की सुविधा में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ इस बार 2025 के विधानसभा में अगर बदलाव आता है तो एनडीए ही लाने वाला है। लेकिन बदलाव आप ला रहे हैं और आप ही की सरकार है मतलब ये तो थोड़ा ट्विस्टेड नहीं है? अगर मैं अपोजिशन हूँ तो मैं बोल दूंगा कि मैं बदलाव लाऊंगा तो बात जायज लगेगी, और मैं ही आपका सरकार और मैं ही बोल रहा हूँ बहुत बदलाव अच्छा लाऊंगा। सवाल है। मैं कैसी बता बात रहा हो हूँ, गई? बिहार आप 20 साल पहले का जनरल राज का आपने देखा नहीं है? क्या हो जाता था, रेप हो जाता था, मर्डर हो जाता था, हत्याएं हो जाती थी। वहां से धीरे धीरे घिसते हुए धीरे धीरे करते बगल में आप स्टेशन देख रहे होंगे, अब तो जंक्शन पर ट्रेन पहुंची है। अरे इस बार आप वोट दीजिएगा तो काहे नहीं जंक्शन ट्रेन से खुले? ट्रेन खुल जाएगी, आपको मंजिल पहुंचाएगी, कहाँ जाना है आपको ले जाएगी। मेट्रो चल रहा है ना आपके पास। कभी सोचा था क्या बिहार के जनता ने कि मेट्रो चलेगा? कोई नहीं सोचा था। और आज देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का ये कार्य है, दारू बंद है, शराब बंद है। आप प्रशांत किशोर का बात करते हैं, प्रशांत किशोर बोलते हैं कि शराब चालू कर दिया जाएगा। क्या आप उसके फेवर में है? मैं आपसे पूछता हूँ, बिहार की जनता फेवर में है? लेकिन आप बताइए सरकार की शराब बंद है बिहार में? क्या शराब बंद है? ऑफिशियली तो बंद है। ऑफिशियली बंद है क्या? शराब बंद है। अब वो जो कर रहे हैं वो संलिप्त है, वो तो जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। उनका छवि क्या है? सोना का चैन पहन के 2 नंबर का काम करके अगर आप गांव में घूम रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। सरकार तो रोक लगा। आप हमको इन्फॉर्मेशन दीजिए ना कौन शराब कारोबारी है, वो देखिए तुरंत 24 घंटा के अंदर में डीएसपी साहब से कहकर मैं अंदर करवा देता हूँ। लेकिन जैसे शराब वाली मुद्दा पे अगर शराबबंदी करनी है तो बीजेपी हर स्टेट में कर दे फिर। शराबबंदी उस पर निर्णय लिया जाएगा, वो तो सरकार का बड़ा फैसला है। मैं तो आप एक स्टेट में किया गया है, आप और भी स्टेट में, ऐसा नहीं बिहार में है। गुजरात में है, चलिए बिहार में है, लेकिन बीजेपी सरकार तो बहुत सारे स्टेट में है अब, ठीक है, तो मेजोरिटी वाली ऑफ द स्टेट में तो नहीं है। तो बिहारी के लिए ही आपको गलत बात है शराब पीना, बाकी के स्टेट के लिए गलत बात नहीं। बिहार में ज्यादा क्राइम होते हैं, आप बोल रहे हैं ना कि बहुत, लेकिन क्राइम तो रोक दिया ना आप लोगों ने। क्राइम रुक गया है तो अब और भी तो अर्थव्यवस्था को देखना है ना, सारा चीज को देखना है, उसके बाद ही हिसाब से चलना पड़ेगा। सरकार चलाना कोई मामूली बात नहीं है। हम देखते हैं कि लोग ऐसे ही कमेंट कर देते हैं कि वो नहीं जीतेगा। अरे वो कैसे नहीं जीतेगा? आप जानते क्या है उसके बारे में? वो जीतेगा और चुनाव भी लड़ेगा।
बाकी आपका क्या विजन है? मान लीजिए एक पर्सनल विजन भी एक इंसान का होता है। अगर मैं राजनीति की बात करूं कि नेक्स्ट 5 साल 10 साल में क्या गोल है आपका? लक्ष्य निर्धारित नहीं है, लेकिन मैं सदन में जाना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में भी रखूंगा और उस बेबाकी से रखूंगा कि कार्य होंगे। लेकिन आजकल तो सदन में मारपीट ज्यादा हो रही है, बताइए आपकी कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा। हम जिस आते हैं, जिस जाति से है, चाहे जो भी कह लीजिए, हम में है, वो सिखाया गया है कि कैसे डील करना है। तो वो चलते हैं तो चलते होंगे और उसको मैनेज किया जाएगा। वहां पहुंचने के बाद बहुत सारे उपाय हो जाते हैं। क्षेत्र से विधायक जाता है तो अपना जानता है कि हाँ, हम कैसे यहाँ तो मैटर को डील करना है। वहाँ अपने समस्याओं को, कोई बोलता नहीं है सदन में। मैंने किसी नेता को नहीं देखा बोलते हुए अपने क्षेत्र के जनता के समस्याओं के लिए। अभी चुनाव आया, हो सकता है कि कोई बोलना चालू कर दे कि हमको ये टेंशन। अभी जाइए ना, आप देखिए राजद के कितने विधायक का विरोध हो रहा है क्षेत्र में। जा रहे हैं, सब भरा दे रहा है, वीडियो बना रहा है लोग कि आप काहे लाए हैं, कौन है आप। तो आप सब तो देख ही रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो उनका विरोध हो रहा है। किसी भाजपा का विरोध हुआ है क्या? नहीं, किसी विरोध कैंडिडेट तो का विरोध आपको, हुआ है? अब आप लोग मीडिया ही दबा दीजिएगा तो नहीं, बताइए दबता कैसे नहीं है, चलेगा? दबता नहीं है। जनता बहुत बोला, मैं बहुत क्लेवर है जनता। जनता बहुत समझदार हो रही है। वो 1990 वाला बिहारिया है, बिहारिया नहीं है ये दूसरा बिहार है। ये आगे बढ़ने वाला बिहार है, बदलता बिहार है। जी। अच्छा, अब जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू वाला क्वेश्चन है। बीजेपी अपने हिंदुत्व आइडियोलॉजी की वजह से जानी जाती है, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक युवा जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम से आया है, बीजेपी से जुड़ा है, उसके लिए हिंदुत्व का मतलब क्या है? देखिए, कोई ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हिंदुत्व का है। कहीं लिखा हुआ है तो हमको बता दीजिए। मानते हैं वो अफवाह है अपोजिशन वालों का कि हिंदुत्व को एक कर रहा है। ऐसा नहीं है। ये भगवा रंग पहने हुए, तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदुत्व का ये हूँ, वैसा नहीं है। ये हमको अच्छा लगता है, ये अच्छा है, भगवान का है, ये पूजनीय रंग है। इसको हम लोग बस फोकस करते हैं। वैसा कोई नहीं है कि हिंदुत्व का है। और एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, और कि 2025 में बिहार में सरकार बनाइए, 2026 में भी सरकार बनाइए, 2029 में आपके कोई बहुत पसंदीदा पॉपुलर प्रधानमंत्री होने वाले हैं। बस इतना जान लीजिए। मेरा इशारा आप लोग समझ रहे होंगे कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। रंग देख लीजिए और उसके बाद बात कीजिएगा। आप समझ रहे हैं कि बाबा राजपूत क्या कह रहा है और ये होने वाला है। बस सरकार बनाइए, नहीं तो बाद में मत कहिएगा कि नहीं बने, ऐसा है वैसा है। 25 और 26 की सरकार बनाइए यूपी में, 26 में और 25 में बिहार में। अब बदलाव देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश का कितना फैलता है और कितने लोग जानते हैं उसके तो बारे में। योगी जी का नाम ले ही लीजिए। नहीं, योगी जी का नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसा योगी थोड़ी जी ना। का नाम नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं बोल रहा हूँ कि जो पसंदीदा है, पॉपुलर है बिहार, और बोल तो रहा हूँ उत्तर प्रदेश में, चाहे पूरे प्रदेश के लोग, पूरे भारत के लोग चाहते हैं कि नया प्रधानमंत्री दिखे, और प्रधानमंत्री आने वाले हैं। पर आप लोग सीट देंगे तब तो। सीट देना होगा, बहुमत आएगी तो। देखिए ना, आज है ना यूपी के योगी जी सीएम है ना। कभी कोई सोचा था? कोई नहीं सोचा था। लालू यादव खुद कहे हुए थे, लालू यादव जी